अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख। बड़ी अहम डेवलपमेंट ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो पार्टी के अंदर इंतखाबात करवाने थे उसमें क्या इमरान खान चेयरमैन तहरीक इंसाफ होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि बहुत से कानूनी मामलात उनकी चेयरमैनशिप से आगे फिर जुड़े थे, जिस पे खदशा भी जाहिर किया जा रहा था कि अगर उनके ख़िलाफ़ जो फ़ैसला है वो बरकरार रहता है, सज़ा बरकरार रहती है, तोशाखाना केस में जो ट्रायल कोर्ट ने सुनाई थी, तो उसके आगे जाकर रेप्रिकॉशंस हो सकते हैं और वो ये भी हो सकते हैं कि उनकी पार्टी को जो टिकट्स उनकी तरफ से जारी की जाएंगी, जो उनकी तरफ से ऑथराइज की जाएंगी, वो भी उनके ऊपर सवालिया निशान उठ सकता है। सो इस सब को अवॉइड करने के लिए कल बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने ऐलान किया कि इमरान खान साहब चेयरमैन तहरीक इंसाफ की हैसियत से जो इंटर पार्टी इलेक्शंस होने उसमें उम्मीदवार नहीं होंगे, बल्कि उनकी जगह वकील हैं बैरिस्टर गौहर खान साहब, उनको चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने नामज़द किया है और वो नए चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए इंटर पार्टी इलेक्शंस में उम्मीदवार होंगे। अब इस ऐलान के बाद बड़ी तफसीलन उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, ये वजाहत भी पेश की कि सियासी शख्सियत को क्यों नहीं रखा गया इस पोस्ट के लिए, वकील को क्यों चुना गया। अली ज़फ़र के बकौल के सियासी शख्सियत, कदावर सियासी शख्सियत को अगर रखते तो उसके अपने बड़े मुज़मिरात होते या उसकी अपनी बड़ी इम्प्लिकेशंस होती, लेकिन गौहर साहब को इसलिए चुना गया है कि वो इस पोस्ट पर आर्जी तौर पर हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त से मुतालिक फ़ैसला हो जाए और जो डिसीजंस हैं वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ ही ले रहे हैं, ये सब कुछ सिग्निफाई करता है। और प्लस उन्होंने कहा कि जो दूसरी तरफ से कुछ चली जा रही थी चालें, ये जो स्ट्रैटेजी अपनाई गई है कि उसका तोड़ है। अब इसके ऊपर बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी बनी हुई है। एक तरफ तो एक हल्का है जो कि इस ऐलान के ऊपर न सिर्फ तनकीद करता है बल्कि ये कहता है कि उनकी चेयरमैन तहरीक इंसाफ से ख़ुद मुलाकात हुई है और चेयरमैन तहरीक इंसाफ ये कहते हैं कि वही चेयरमैनशिप के उम्मीदवार हैं और वही चेयरमैनशिप के लिए इंटर पार्टी इलेक्शंस में खड़े होंगे। लतीफ़ खोसा साहब को ही ले लीजिए, उन्होंने अली ज़फ़र साहब के ऐलान करने से कुछ देर पहले और फिर बाद में भी इस बात की को दोहराया और तस्दीक की कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ही यानी इमरान खान ही चेयरमैन तहरीक इंसाफ होंगे। फिर शोएब शाहीन साहब जिन्होंने आज गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि अली ज़फ़र साहब ने जो ऐलान किया है वो तो बड़ा कबल अज़ वक्त था, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना की सज़ा मुअत्तल करवाने का फ़ैसला है उस तक अली ज़फ़र को इंतज़ार कर लेना चाहिए था। उन्होंने कहा कि चेयरमैन तो इमरान खान ही हैं पार्टी के। अब ये जो सारा मामला है, इस दौरान आज एक ऑडियो लीक आती है और इसको मुबैना हम इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि लतीफ़ खोसा साहब जो इस ऑडियो में सुने जा सकते हैं, उन्होंने इस ऑडियो की तस्दीक की है और ये ऑडियो है इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी के साथ लतीफ़ खोसा की, जिसमें गुफ्तगू तो कुछ जो उनकी बहनें हैं यानी इमरान खान साहब की बहनें और बुशरा बीबी की चपकलेश, ये लड़ाई से मुताल्लिक हो रही हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि ये घरेलू लड़ाई का मामला नहीं है, ये जो पार्टी के अंदर अथॉरिटी का मामला है कि किसकी चलेगी, किसकी सुनी जाएगी, ये उससे रिलेटेड है। और इस वक्त पार्टी में बड़े पैमाने पर धड़ाबंदी हुई भी है, जो वकला में भी नज़र आ रही है और उनके मौक़िफ़ में भी नज़र आ रही है। अब सवाल हमारा यहाँ पर यह बनता है कि ये जो नए चेयरमैन तहरीक इंसाफ नामज़द किए गए हैं गौहर खान साहब, ये कैसा इंतखाब है? क्या ये एक अच्छा नाम, अच्छा फ़ैसला है इमरान खान साहब का और पार्टी का? और क्या जो इन फाइटिंग की खबरें आ रही हैं उसके ऊपर ये कंट्रोल पा सकेंगे और पार्टी को इकट्ठा रख सकेंगे? अपने तज्जियाकारों के सामने सब यही सवालात रखेंगे। हमें इस डिस्कशन के लिए ज्वाइन कर रहे हैं शहजाद इकबाल साहब, बेनज़ीर शाह साहिबा, मज़हर अब्बास साहब और हफीज़ुल्लाह न्याई साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बेनज़ीर, आपसे शुरू करना चाहूँगी और पहले इस चीज़ को हम देखते हैं, ये जो नाम सामने आया है बैरिस्टर गौहर साहब, किस तरह से आप देखती हैं इसको? क्या अच्छा इंतखाब है चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए गौहर साहब को नामज़द करना, आगे करना? अच्छा, इसमें आने से पहले अलीना, जो ये बात हो रही है कि डिफरेंट ग्रुप्स बन गए हैं, देखिए मुझे तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं लग रहा। जो शोएब शाहीन साहब बात कर रहे हैं और अली ज़फ़र साहब बात कर रहे हैं, तकरीबन बात दोनों एक ही कर रहे हैं। शोएब शाहीन साहब बात कह रहे हैं कि एक फॉर्मेलिटी है, हम उसको पूरा कर रहे हैं, लेकिन पार्टी के जो फैसले हैं वो इमरान खान साहब करेंगे। और अली ज़फ़र साहब भी कुछ इसी किस्म की बात कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि एक निगरान चेयरमैन होंगे जो आएंगे, लेकिन पार्टी के फैसले जो है इमरान खान साहब करेंगे जब तक इमरान खान साहब के जो केसेस हैं उनका फैसला नहीं हो जाता। जो मसला बन रहा है, मेरी जो इसकी रीडिंग है वो ये है कि टाइमिंग का इशू
बन रहा है कि आपने अकेले जाके बैरिस्टर अली जफर साहब ने और बैरिस्टर गौहर साहब ने जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, हम सबको शामिल नहीं किया। शायद ये एक मसला है। और दूसरा शायद थोड़ी सी कंफ्यूजन इसमें ये भी है कि जैसे शोएब शाहीन साहब ने कहा कि इमरान खान साहब ने वर्बली तो ये बात कही थी, जो सेनेटर अली जफर साहब ने बात की वो उन्होंने वर्बली कही थी, लेकिन शायद फाइनलाइज नहीं हुई थी और उनको एक दिन का इंतजार कर लेना चाहिए। तो तकरीबन मेरे ख्याल से दोनों जो ग्रुप्स हैं वो बात यही कर रहे हैं और शायद इमरान खान साहब की हिदायत भी ये थी कि अभी के लिए फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए इनको आप चेयरमैन बना दें, लेकिन फैसले मैं करूंगा। जैसे मुस्लिम लीग नून में भी था, कायद नवाज शरीफ साहब थे, सदर शहबाज शरीफ साहब थे। लेकिन ये जो कंफ्यूजन है ये मेरे ख्याल से थोड़ी देर रहेगी जब तक इमरान खान साहब की तरफ से कोई बयान नहीं आ जाता, और बयान का मतलब कोई वीडियो स्टेटमेंट नहीं आ जाती जिसमें वो कह रहे हो कि ये मेरी नॉमिनेशन है। अब वो तो नहीं होने लगा क्योंकि रियासत ने तो फैसला कर लिया है कि इमरान खान साहब को अदालत में भी नहीं पेश करना, कि कहीं ऐसा ना हो कि गलती से उनकी कोई तस्वीर या कोई वीडियो निकल जाए, तो उनकी कोई वीडियो स्टेटमेंट तो नहीं आने लगी। लेकिन इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मेरे ख्याल से कोई अगर उनसे कोई हाथ से लिखा हुआ कोई उनका कोई स्टेटमेंट हो, कोई हैंड रिटन नोट हो जिसमें ये लिखा गया हो कि बैरिस्टर गौहर को ही वो नॉमिनेट कर रहे हैं, उससे शायद थोड़ी बहुत कंफ्यूजन दूर हो सकती है। लेकिन ये जो लड़ाई पड़ी हुई है लीना, ये भी मेरे ख्याल से एक ऑर्गेनिक सी चीज है, इसलिए क्योंकि मैं बैरिस्टर गौहर साहब को नहीं जानती, लेकिन वो पार्टी में शामिल हुए हुए तकरीबन उनको 1 साल ही हुआ है। तो जाहिर सी बात है शोर तो मचेगा कि आपने उनको चेयरमैन बना दिया है। उसी तरह जैसे उस्मान बुज़दार साहब जो इलेक्शन से सिर्फ 3 महीने पहले पीटीआई में आए थे और उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया था पंजाब का, और अगले 3 साल शोर मचता रहा पीटीआई में। अब जहां तक इस स्ट्रैटेजी की बात है और आपका जो सवाल है, मेरे ख्याल से ये स्ट्रैटेजी जो थी इमरान खान साहब की, उसके पीछे शायद सोच ये थी कि अगर किसी वुकला को चेयरमैन या वुकला को टिकट दिए जाएंगे या चेयरमैनशिप दी जाएगी, तो अगर उनको डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश की जाए या उनको कैंपेन करने से रोका जाए तो एक लॉयर्स मूवमेंट बन सकती है। सारी जो लॉयर कम्युनिटी है वो उनके साथ, उनके पीछे खड़ी होगी। लेकिन मेरे ख्याल से ये स्ट्रैटेजी शायद थोड़ा सा बैकफायर कर रही है, क्योंकि पीटीआई के अंदर जो वुकला है उनके ही बीच में तकसीम हो गई है और वो ही इस वक्त यूनाइटेड नहीं है। क्या आपको लगता है बैरिस्टर गौहर साहब इकट्ठा रख सकेंगे सबको? देखिए अभी तो नहीं लग रहा, अभी तो इतनी ज्यादा स्प्लिट ग्रुपिंग हुई भी है और सभी लग रहा है कि एक तो खुश भी नहीं है उनकी नॉमिनेशन से, तो मुझे तो नहीं लग रहा। लेकिन ये फॉर्मेलिटी पूरी करनी थी। मुझे ये बात की समझ नहीं आई शोएब शाहीन साहब की कि हमें इंतजार करना चाहिए था जब फैसला आएगा फिर उसके बाद हम फैसला करते कि चेयरमैन कौन बनेगा। आपका तो हफ्ते को इलेक्शन है, तो आपने उससे पहले किसी ना किसी को तो नॉमिनेट करना था चेयरमैनशिप के लिए। न्याय साहब हमें थोड़ा समझने में मदद कीजिएगा, ये चल क्या रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर? जो लड़ाई, इख्तलाफात, इसकी वजह क्या है? एतबार क्यों नहीं है एक दूसरे के ऊपर? देखिए जी, अब एक गुंजलक किस्म की सिचुएशन है तहरीक इंसाफ की, और चूँकि मैं इसके इन एंड आउट से वाकिफ़ हूँ तो मेरे लिए इसको समझ नहीं आती कि इसको कैसे मुख्तसर तरीके से सम अप करूँ। पहली बात तो यह है कि तहरीक इंसाफ के लिए कैच 22 सिचुएशन है। दूसरी बात यह है कि जो इमरान खान साहब की सूरत हाल है वो ये है कि अगर वो एक पता नहीं कितना मुनासिब है ये फ़िक्र कहना आपके शो की मुनासबत से कि रज़िया गुंडों में फंस गई है। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब के गिरदोनवाज जितने लोगों को इस वक्त रसाई हासिल है, मैं अपनी तजर्बे की बुनियाद पर कह सकता हूँ कि ये सारे के सारे लोग जो हैं, या कम से कम अगर 10 बंदों को करीबी रसाई है तो 8-9 बंदे जो कंप्रोमाइज हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ। और ये पुराना तरीक़ेकार है, 60-70 साल से देख रहे हैं, किसी कई कहते हैं कि कई तो सही है। अब तहरीक इंसाफ का एक और प्रॉब्लम है। तहरीक इंसाफ 26 अप्रैल 1996 को वजूद में आई और आज शायद 30 नवंबर मेरी बेटी की बर्थडे भी ऐसे मुझे याद है। तो अब याद आया तो उसमें अब नहीं बचत, अब बचत नहीं है। चलिए बेटियां तो प्यारी होती हैं, वो तो माफ कर देती हैं। बेगम की बर्थडे को नहीं भूलना चाहिए वैसे। चलिए माफ नहीं करती, बेटे माफ कर देते हैं। अच्छा एनीवे, तो 30 नवंबर 2023 है। हकीकत यह है कि तहरीक इंसाफ जो है अपने जो एक तंजीमी ढांचा है
वो बना क्या पाती थी, वो एक उसकी मामूली भी एक हैयत नहीं बन पाई। इमरान खान साहब के साथ जब तक इस तरीके से बनी है और 2013 तक समझे कि 17 साल मैं हकीकत है कि इतना मेरा उनके साथ इस बात के ऊपर बहस व तमीज़ होती थी कि इमरान ये पार्टी, जब आप देख लें कि अगर आपके पास ये पार्टी नहीं बन रही, जो बड़े थोड़े से लोग हैं, अगर पार्टी बड़ी हो गई तो फिर तो आगे बिल्कुल कंट्रोल में ही होगी। खैर उनकी एक अपनी राय थी कि जब इक़्तिदार में आ जाएंगे या बड़ी हो जाएगी तो अपने प्रेशर्स होते हैं और कोई कंपल्शन होती हैं, ये ठीक हो जाएगी। कुजा ये कि हर मौके पे पहला अफसर जाए 2011-2012 के अंदर तहरीक इंसाफ के अंदर मकबूलियत का, जब वो आया तो तहरीक इंसाफ तितर बितर हो गई, फिर तहरीक इक़्तिदार में आ गई और उसकी कई मिसालें, सिर्फ टाइम नहीं, मैं साइटेशन नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैं आपको डिस्क्रीट साइटेशन दे सकता हूँ कि और इससे जब भी और तरीके साहब जब कोई क्राइसिस आया तो उसका अलहदा उसका प्रेशर पड़ा है। 2002 के अंदर आया, 2007 के अंदर आया मुशर्रफ साहब के दौर में, इफ्तिखार चौधरी की मूवमेंट के दौर में, तो तहरीक इंसाफ हर दफ़ा उसके नीचे कोलैप्स किया, उसने उसमें कोई हासिल नहीं किया क्राइसिस से। फिर उसके बाद आप आगे आ जाए इक़्तिदार में आई तो किसको नहीं पता कि आलमोस्ट हाथापाई कैबिनेट के अंदर सुनने आए थे कि हाथापाई तक आ जाती थी। अब उस वक़्त एक था कि इंटरेस्ट फ़र्क थे और इक़्तिदार में थे इमरान खान साहब, इक़्तिदार में तो हर चीज़ बंदा जो है ना उसके साथ बहुत जबर करके उसे कोऑपरेट कर सकता है। अब जब से बाहर आए हैं, अब एक इमरान खान साहब को एक और सूरत मिली, एक गैर मामूली राय आमा उनके हक़ में इस्तवार हो गई, जो कि वो 10 अप्रैल 2022 से उससे वाकिफ़ नहीं थे इस पॉपुलैरिटी से। इमरान खान साहब के वहमों को माम नहीं था कि उनको इस ज़िंदगी के अंदर ये मकबूलियत उनको लेटर स्प्रेड में मिलेगी बगैर किसी की मदद के। अब वो रायमा का प्रेशर था जिसकी वजह से MNA और MPA जो है, जो आम हालात में शायद छोड़ जाते हैं या पावर की तरफ चले जाते हैं, उनके अंदर ये रुकावट आ गई। लेकिन जैसे ही अब मैं ये समझता था कि जी क्या तरीक़ेकार होगा कि तहरीक इंसाफ के ऊपर कौन सा प्रेशर होगा जो इमरान खान साहब की सियासत को अंडरमाइन करेगा, क्योंकि बंदों के छोड़ने से सियासत अंडरमाइन नहीं हो रही थी। फिर इन्होंने एक और बड़ा ज़बरदस्त तरीक़ाकार निकाला, मैं ख़ुद भी ये समझता था कि जब टिकट्स आएंगे जो कि कोई बंदा नहीं लेगा तो वकीलों को अगर दे दिए और बुज़ुर्ग ख़वातीन को दे दिए तो उनको कोर्स करना या उनको इंटीमिडेट करना मुश्किल होगा। लेकिन जो कुछ पिछले 3-4 दिन में डेवलपमेंट हुई है, मैं हैरान हूँ कि हकीकत है कि ये एक ऐसा इमरान खान साहब के जो क्राइसिस है, शायद इमरान खान आज भी जेल में होने की वजह से या के बावजूद इतने जल्दी कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाए होंगे क्राइसिस कितना बड़ा है। मैं समझता हूँ क्राइसिस बहुत बड़ा है। मैं ये समझता हूँ कि पहली बात तो ये कि ये 4 बंदे जो मिलने गए हैं, अली जफर साहब हैं, बैरिस्टर गौहर है, एक यंग वकील है और शेर अफजल मरवत है, 4 बंदों के साथ इंसार अब्बासी साहब ने एक रिपोर्ट ब्रेक की। उन्होंने कहा जी इनका ये वहाँ पे फैसला हो गया जो बैरिस्टर गौहर खान साहब का। अब मुझे बताएं कि 4 बंदों में से जितने बंदे हैं सारे, अली जफर इक़्तिदार के बाद आए, 2018 के बाद 2021 में सेनेटर बन गए, लेकिन सारे को पता था कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ उनके तरवाबित अरसा दराज से कई 2-3 जनरेशन से ऐसे जफर साहब बहुत बड़े आदमी थे, मैं सबको इनको जानता हूँ, लेकिन इनका एस्टैब्लिशमेंट के साथ एक ख़ास किस्म का रब्ता है, रहेगा और टूट नहीं सकता। अब शेर अफजल मरवत और अली गौहर जैसे पे नज़ीर ने कहा कि 1 साल से कम अरसे ये दोनों को आए हुए और नौजवान वकील है जिसका कोई वजूद नहीं है तहरीक इंसाफ में, और जेल में इन सबको चूंकि इनकी इसलिए अहमियत बन गई कि जेल में इनको मिलने की इजाज़त मिली। मैं तो सब अब यह करता हूँ कि जेल में जब मिलते थे तो मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था, कभी आप याद नहीं होगा, मैंने एक ज़िमन बात की थी कि सर उन्हीं को मिलने की इजाज़त होगी फैमिली के 2-3 बंदों के अलावा जो कि एस्टेब्लिशमेंट जिनके साथ कंफर्टेबल होगी वन वे द अदर। मैं ये कंप्रोमाइज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, कंफर्टेबल होगी। अब गेम बड़ी क्लियर है कि तहरीक इंसाफ जो है, जो जिसके अंदर एक आम वोटर में कन्फ्यूजन नहीं था, परसों से आप देखें कि तहरीक इंसाफ के सारे व्लॉगर्स, सारे यूट्यूबर्स, सारा सोशल मीडिया एक दूसरे के खिलाफ इन्वॉल्व है, जो 1-1.5 साल से वो या एस्टैब्लिशमेंट से फारिग होते थे तो इस वक्त के जो बाकी पॉलिटिकल पार्टी था उनके ऊपर ये इकट्ठे। आप कहना चाह रहे हैं कि कंट्रोवर्सी जान के बनाई गई है, और क्या आप इसका जो ओनर्स है वो 4 बंदों के ऊपर फिक्स कर रहे हैं? बनाई है। अच्छा,
उन्होंने बनाई। जी हाँ, अच्छा वकील है, यानी कि वकील दो तीन बातें हैं। वकील जो है उनकी ताकत डिटरमाइन हो गई है क्योंकि झगड़ा वकीलों के दरमियान है। सर तो गौहर साहब का जो ऐलान किया गया है, क्या आप उसको इसी की कड़ी देख रहे हैं? ये खान साहब का अपना खुशी से फैसला नहीं था? इसने सिर्फ स्टॉक की है या हाई ऑक्टेन का काम किया है, जो ऑलरेडी कुछ चीजें तैयार हो रही थी। वकील से लड़ पड़े हैं। पॉलिटिकल आउटफिट ने कहा ये वकील कौन होते हैं कि हमारी आगे सियासत हमारे लिए करे। तो इस वक्त तहरीक इंसाफ को जो एडवांटेज था कि वो कोई अगर आउट ऑफ द बॉक्स कैंडिडेट्स लाएंगे अगले इलेक्शन में, तो शायद वो उनको आंडू करना मुश्किल होगा। अपने तौर पे ही वो अपने ही एक इस जो कुछ सामने आया है उसके मेरे ख्याल फंस के रह गए। तहरीक इंसाफ पहली दफा मैंने देखा है कि सियासी तौर पे फिक्स में आ गई है। अच्छा, अली जफर साहब तो कहते हैं ना कि हमने तो उनकी जो चाल थी उसका तोड़ निकाला है, तो गौहर साहब सही इंतखाब नहीं है? आपके ख्याल में गलत फैसला है गौहर खान साहब का? गौहर साहब तो डिजास्टर है। देखो इतनी बड़ी पार्टी को एक आप ऐसे तो नहीं है कि आप कह दें कि मैंने कौन चॉइस था न्याय साहब उनके अलावा? हुकूमत देने कैसे क्या करते फिर? सर क्विकली मुझे बता दें फिर क्या करते? गौहर साहब नहीं तो कौन? नहीं, मेरा अपना ख्याल था कि इमरान खान साहब की जो खराबी है, एक और खराबी है कि इमरान खान साहब का उनका एक बड़ा एक मुख्तलिफ किस्म का टेम्परामेंट है कि उनके नज़दीक उनको अगर तहरीक इंसाफ उनके पास जो इस तरह उन्हें बनाई है कि अगर ये मेरे इफेक्टिवली इस्तेमाल में नहीं रहती तो किसी के इस्तेमाल में ना रहे। ये उस तरह की पार्टी ने जुल्फिकार भुट्टो साहब की कोई लेगी से लेके चले या नवाज शरीफ साहब को चाहिए कि जी मरियम है सर और कुछ। अच्छा, अब ये भी बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है न्याजी साहब। एक तरफ तो हम लोग जब रिवायती हम जब नून लीग और पीपल्स पार्टी को डिस्कस करते हैं, सियासी पार्टीज को डिस्कस करते हैं, तो हम हमेशा ये कहते हैं मौरूसी सियासत नहीं होनी चाहिए, इन पार्टीज में मौरूसी सियासत है। लेकिन फिर हम पीटीआई जैसी पार्टीज देखते हैं जहां पर खान साहब का फैसला आया कि नहीं बनना चाहते वो चेयरमैन, नहीं है उनको इक्तदार की लालच, गौहर साहब बनेंगे। लेकिन शहजाद इस तरह की सिचुएशंस में आके फिर हम अटक जाते हैं। गौहर खान साहब का इंतखाब कैसा है? अलीना, बहुत सारी बातें मेरे ख्याल से एक एक करके कोशिश करते हैं इस पे बात करें। एक तो सबसे पहले जो बैरिस्टर गौहर का इंतखाब हुआ है उसकी वजह क्या है? उसकी वजह तो सिंपल ये है कि शायद जो इंटर पार्टी इलेक्शन हो ईसीपी उसको एक्सेप्ट ना करे, इसलिए वो चाहते हैं कि कोई रिस्क ना लिया जाए। सवाल यह है कि क्या जो इंटरिम चेयरमैन बनाया जा रहा है उनके पास कोई इख्तियार होगा? क्या फैसला साजी का इख्तियार होगा? क्या टिकट देने का इख्तियार होगा? क्या पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी वो डिजाइन करेंगे? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई इख्तियार इंटरिम चेयरमैन को देने का प्लान है। ये सिर्फ एक ऑन पेपर कार्रवाई होगी क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मुतमईन करना है कि हमने इलेक्शन करा दिए और ये हमारे इलेक्टेड या नामजद चेयरमैन है। मेरी अभी कुछ लोगों से बात हुई है जो कि कोर कमेटी की मीटिंग्स ऑनलाइन जो होती हैं तहरीक इंसाफ की, उनमें शामिल होते हैं। उनमें एक शख्स जिन्होंने कहा कि आप मेरा नाम भी ले सकते हैं, वो जुल्फी बुखारी है। अच्छा। उन्होंने बड़ा ओपनली कहा कि बैरिस्टर गौहर का जो नाम है उसको पीटीआई की कोर कमेटी मुकम्मल तौर पे इंडोर्स करती है। अच्छा। और उन्होंने ये भी एक दफा फिर दोहराया कि ये बात तय है और खान साहब ने ये उस वक्त बात कर दी थी जब शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर आए थे और वो बाहर थे और एक्टिविटीज कर रहे थे कि फैसले जो है इमरान खान के बाद वो शाह महमूद कुरैशी भी नहीं करेंगे, वो कोई और भी नहीं करेगा, वो सिर्फ कोर कमेटी करेगी। तो वो कह रहे कि ये आज भी फैसला है कि तमाम फैसले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोर कमेटी ने करने हैं ऑन एडवाइस ऑफ इमरान खान, चाहे वो जेल में हो या बाहर हो। वो जेल से जो भी उनको एडवाइस आएगी कोर कमेटी उस पर एक्ट करेगी। तो मुझे नहीं लगता कि जो ये इतना बड़ा इशू है कि गौहर साहब हो या अली जफर साहब होते या शोएब शाहीन साहब होते तो उनको फैसला साजी का इख्तियार दे दिया जाता है। मेरे ख्याल से जैसे अली जफर साहब ने कहा कल, उन्होंने तो खैर बहुत ही कमजोर कर दिया अपने आने वाले चेयरमैन को कि अगर हम ये इस बात का सबूत है, हाँ ये इस बात का सबूत है कि हम सिर्फ इंटरिम चेयरमैन लेकर आए कि वो एक कदावर शख्सियत नहीं है। मेरे ख्याल से ये कहना तो नहीं चाहिए था उनको। लेकिन वैसे मैं आपको बात बताऊं, अगर किसी को बाइख्तियार भी बनाना होता ना तो इमरान खान साहब की चॉइसेस आपको पता है कैसी थी? उस्मान बुज़दार, महमूद खान, यानी कि एक ही इनसिक्योरिटी तो इमरान खान ने हमेशा दिखाई है कि कोई ऐसा प्रोमिनेंट शख्स ना हो जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, ताकतवर हो जाए। अब ये या उनकी इनसिक्योरिटी है या वो जो दलीलें देते हैं कि देखिए कोई पावरफुल बंदा आएगा तो वो अपने ग्रुप्स बना लेगा। मेरे ख्याल से वो दलील इतनी स्ट्रांग नहीं है क्योंकि ग्रुप्स तो वैसे भी पार्टी में पंजाब में बन चुके थे और वो आपने देखा कि 9 मई के बाद पार्टी कैसे तितर हुई, तो उसका कोई फायदा नहीं हुआ। मेरे ख्याल से गवर्नेंस के लिए तो चॉइसेस स्ट्रांग कैंडिडेट की होनी चाहिए थी, पॉलिटिकली भी और एडमिनिस्ट्रेटिवली भी। अच्छा, कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो इस पे जो कोर कमेटी है वो आपसे कुछ देर बाद मेरी इतलात के मुताबिक एक स्टेटमेंट भी जारी करेगी। अच्छा। जिसमें वो इंडोर्स करेंगे
बैरिस्टर गौहर को कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो अब तक है इमरान खान, उन्होंने ही इनको नॉमिनेट किया है ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए। जहां तक ये वकला का मामला है तो एक दो और लोगों से जिनसे मेरी बात हुई वो कह रहे हैं कि ये तो ऐसा लगता है कि इनकी लॉ फर्म्स और चेंबर का ज्यादा इशू लगता है। पॉलिटिकल जो इस वक्त लोग हैं पार्टी में, जो ऑब्वियसली मंजर आम पे नहीं आते ज्यादातर, वो तो कह रहे हैं कि वी आर 100% कॉन्फिडेंट कि नाम इमरान खान की तरफ से आया था एंड वी स्टैंड बाय इट, और हम जो है स्टेटमेंट भी जारी कर देंगे। अब ये जहां तक बात रही है लेगेसी वगैरह की, देखिए किसी पार्टी की पाकिस्तान में लेगेसी नहीं है। लेगेसी क्या होती है कि अगर आप, मेरी नजर में ये लेगेसी तो नहीं है कि अगर आप नहीं है तो आपका बेटा है, आपकी बेटी है। ये तो ऑब्वियसली एक मौरूसी सियासत है, और वो शायद सब कॉन्टिनेंट में हम देखते हैं कि मौरूसी सियासत होने की एक वजह यह है कि कहीं ना कहीं से पार्टियां टूटना फूटना शुरू हो जाती है, कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। नवाज शरीफ साहब की फैमिली है, शहबाज शरीफ साहब ने पार्टी संभाली, शहबाज शरीफ अंदर चले गए तो मरियम ने संभाल ली, उससे पहले हमजा साहब ने संभाली हुई थी। पीपल्स पार्टी में जुल्फिकार अली भुट्टो के बाद नुसरत भुट्टो आई, बेनजीर भुट्टो आई, और अब बिलावल भुट्टो है। तो मेरे ख्याल से जो फैमिली स्ट्रक्चर है वो पार्टी को सपोर्ट देता है, और अगर इमरान खान ने एक फैमिली स्ट्रक्चर नहीं बनाना चाहिए था तो ये न्याजी साहब की बात दुरुस्त है, फिर वो एक स्ट्रॉन्ग तंजीम बनाते हैं, स्ट्रक्चर जो है वो मजबूत होता है। जैसे जमात इस्लामी का है कि वहां पे तो आपको पता है इलेक्शंस होने और अगला शख्स आ जाना है, लेकिन इमरान खान ने ना ये अपनी फैमिली को पार्टी में रखा है। बिल्कुल। अच्छा, इसके ऊपर आगे जाके बात करते हैं। शहजाद, पहले मज़हर साहब के इनिशियल टेकअवेज ले लें गौहर खान साहब के नाम के ऊपर। मज़हर साहब, कैसा इंतखाब है गौहर खान? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि अभी ये जो भी प्रोसेस है इसको इलेक्शन कमीशन किस तरह देखेगा, क्योंकि जो सूरत हाल लग रही है, इससे पहले तो इलेक्शन कमीशन ने कभी किसी सियासी जमात के इलेक्शन के लिए ऐसी दिलचस्पी नहीं दिखाई जैसी इस इलेक्शन में दिखाए रहे हैं। तो क्या ये सारा प्रोसेस इलेक्शन कमीशन एक्सेप्ट कर लेगा, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो ज़ाहिर है किस वजह से इमरान खान साहब को आउट किया जा रहा है, किस वजह से -1 की तरफ चीज़ें ले जाई जा रही हैं। लेकिन गौहर साहब कौन हैं? गौहर साहब को कहा जाता है कि ये चौधरी एतजाज़ एहसन की फर्म में काम किया करते थे, और अगर ऐसा है तो आपको पता है कि लॉयर्स में भी दो बड़े वाज़े ग्रुप हैं जो बार काउंसिल और एसोसिएशंस का इलेक्शन लड़ते हैं। एक आसमा जहांगीर मरहूमा का ग्रुप कहलाता है, एक हामिद खान साहब का ग्रुप कहलाता है। इस वक्त पीटीआई में अगर सियासी और जुडिशल के हवाले से सबसे मुस्तनद नाम होता पीटीआई के अंदर इमरान खान के बाद, तो वो हामिद खान का था। हामिद खान वो शख्स हैं कि जिन्होंने पार्टी का आइन बनाया है पीटीआई का, और उन बुनियादी लोगों में से हैं जो पीटीआई में जब 96 की जिसका न्याजी साहब जिक्र कर रहे थे उसमें वो मौजूद थे। तो अगर ऐसी चॉइस होती, अगर ये चॉइस होती तो मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर चॉइस होती। लेकिन बहरहाल चूँकि ये एक अबूरी सेटअप बनाया जा रहा है, तो अब क्या अबूरी सेटअप का इलेक्शन प्रोसीजर जो है, जो इलेक्शन कमीशन जिस तरह देख रहा है, मुझे खदशा ये है कि इलेक्शन कमीशन इसको मनवन तस्लीम करेगा या सवालात उठाएगा, क्योंकि सारा जोर इलेक्शन कमीशन का पीटीआई के इलेक्शन वैसे क्या सवाल उठा सकता है सर? ये तो इंटर पार्टी इलेक्शन सवाल उठा सकता है। सवाल पहले क्यों उठाया कि जी वो इलेक्शन में दुरुस्त नहीं हुए? कितनी पार्टियों से ये सवाल किया इलेक्शन कमीशन ने आज तक कि जी आपके इलेक्शन दुरुस्त नहीं हुए थे? ये कोई सवाल इससे पहले बता दे इलेक्शन कमीशन कि उसने कभी भी किसी जमात से जिन्होंने उसकी रजिस्ट्रेशन अपनी इलेक्शन की डिटेल्स दी हों उनसे कभी भी कोई क्वेश्चन किया हो इलेक्शन कमीशन ने। आई थिंक बेनजीर के पास इसकी इनसाइट भी होगी, अगर आप जवाब देना चाहें कुछ। नहीं, मैं तो सिर्फ एक बात कह रहा हूँ कि ये एक इंटरम सेटअप है। बाकी इलेक्शन, क्योंकि इलेक्शन करना है तो सिर्फ कोर कमेटी तो इलेक्शन आइन पीटीआई के आइन में नहीं है। कोर कमेटी पीटीआई के आइन में तो फिर आपको पूरी मरकजी मजलिस आमला बनानी पड़ेगी। तो उसमें क्या किस तरीके से इलेक्शंस होंगे, वो किस तरीके से नॉमिनेशंस होंगी, किस तरीके से पीटीआई की कोर कमेटी अगर इलेक्शन कर रही है, इलेक्शन कमीशन कौन सा होगा, तो वो अब देखना है। लेकिन मेरा ख्याल है एक इंटरम सेटअप के लिए बैरिस्टर गौहर नहीं होते, किसी और को कर देते। ये बहुत ज़्यादा रेलिवेंट चीज़ नहीं है, क्योंकि जो भी पीरियड है ये एक अबूरी पीरियड है जब तक इमरान खान साहब के फैसले का नहीं होता। लेकिन अगर ये भी गौर किया होगा कोर कमेटी ने और खान साहब ने खुद भी किया होगा कि अगर उनकी कन्विक्शन स्टैंड कर जाती है तो क्या होगा, तो अबूरी चेयरमैन क्या मुस्तकिल चेयरमैन हो जाएगा या पीटीआई या चेयरमैन का फिर दोबारा इंतखाब होगा?
सर वैसे वो इस कॉन्टेक्स्ट में उबूरी कह रहे हैं कि जो फैसला साजी का इख्तियार है, यानी जो डिक्टेशन आएगी फैसलों की, वो आएगी खान साहब की तरफ से। जैसे हम देखते थे वो हमेशा होता है, वो ठीक है, वो तो कोई मुस्लिम लीग नून के ऊपर जब मुश्किलात आई, बेशक उनके वजीर आजम कुछ और थे, पार्टी के अंदर मामलात कोई और देखता था, ओहदे पे कोई और था, लेकिन डिक्टेशन लंदन से आती थी, कायद साहब फैसले करते थे। तो यहाँ पर भी यही देखेंगे ना? वही तो मैं कह रहा हूँ कि लेकिन अगर इमरान खान साहब की सज़ा स्टैंड कर जाती है तो क्या होगा? तो भी कब तक आप उबूरी चेयरमैन चलाएंगे, कायम मकाम चेयरमैन चलाएंगे? तो मेरा ख्याल है या तो मेरा तो अपना ये था कि पीटीआई को इस पूरे कॉन्टेस्ट को चैलेंज करना चाहिए था, इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को चैलेंज करना चाहिए था, लेकिन बहरहाल उन्होंने इलेक्शन का ऑप्शन अडॉप्ट किया। अब इलेक्शंस सैटरडे को किस तरीके से होता है, किस अंदाज में होता है, कौन कौन लोग मुंतखब होके आते हैं, क्योंकि चेयरमैन पीटीआई की नशिस्त के ऊपर कौन खड़ा होगा इलेक्शन लड़ने के लिए, वो भी एक सवाल होगा ना, अगर तो उनकी कन्विक्शन स्टैंड होती है। गौहर साहब ही होंगे फिलहाल तो, लेकिन बाकी ओहदेदार क्या होंगे? ये भी देखना इंटरेस्टिंग, ये भी देखना इंटरेस्टिंग। बट ये जो भी हम बात कर रहे थे, इन फाइटिंग हो रही है, क्या इकट्ठा रख पाएंगे गौहर साहब या नहीं रख पाएंगे? गौहर साहब का ये इशू नहीं है, इशू नहीं है उनका। इसलिए कि जब फैसले सारे इमरान खान कर रहे हैं, शाह महमूद अपनी जगह मौजूद हैं, चौधरी परवेज इलाही का तो सिंबॉलिक है प्रेसिडेंट का, क्योंकि वो आइन का तो हिस्सा नहीं है पार्टी के, तो बाकी तो पार्टी के अंदर कोई रिफ्ट नहीं बनेगी इसके हवाले से, क्योंकि उबूरी चेयरमैन है इमरान खान साहब का। ऐसे इशारे मिल रहे हैं मुझे। अगर आप ब्रेक की इजाजत दें, एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं और उसको इन डिटेल डिस्कस करते हैं कि जो रिफ्ट के इशारे मिल रहे हैं बड़ी क्लियरली दो धड़े खुलकर सामने आ रहे हैं, और खासकर जो ऑडियो लीक है इसमें भी कुछ इसी तरह से कह रहे हैं कि जो घरेलू चपकलिश है अब ये सियासी जमात के ऊपर असरअंदाज हो रही है। एक ब्रेक के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतलिक बात कर रहे हैं, और जो बड़ी तब्दीली चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तब्दीली होने वाली है उससे मुतलिक भी जो सारे मामला चल रहे हैं उसको डिस्कस करें। न्यायी साहब, ये तासुर या ये इशारा कहाँ तक दुरुस्त है कि जो घरेलू झगड़े हैं बुशरा बीबी और बहनों के दरमियान में वो सियासी मामला पर असरअंदाज हो रहे हैं, और क्यों? लेकिन जी पता नहीं वो बहरहाल डिटेल में तो मुझे इसमें कुछ ज़्यादा नहीं कहना, बाकी दो ज़्यादा बेहतर अंदाज में इस पर बात कर सकेंगे। लेकिन ये जो घर के अंदर जो सियासत जो है, ये एक अजीब व गरीब इसकी एक उसकी एक नफ्सियाती वो एक उसमें होते हैं। अमलन वो ये समझते हैं कि ये हमारे लिए सियासत जो है इसलिए है कि ये ज़रूरी हो गई है, ये घर के अंदर है, ये हमारा तो फ़र्ज़ बनता है, और ये एक जो एहसास जुर्म होता है कि अगर हम जी इस मौके पे डट के जो इमरान खान साहब की सियासत के साथ घर वाले समझेंगे हम नहीं खड़े, और ये टाइम है कि जिसमें उनको साथ देना चाहिए। लेकिन पार्टी जो होती है, कोई पार्टी हो, चाहे जनरल ज़ियाउल हक साहब की सियासत नवाज शरीफ साहब की तरफ मुंतकिल हो रही हो और इजाज़ुल हक साहब आ जाए, या इवन नवाज शरीफ साहब की सियासत मरीम नवाज साहबा को मुंतकिल हो रही हो, और घर के अंदर पे एक और भी सियासत के जो 25-30 साल से शहबाज शरीफ साहब मौजूद हैं, या फिर पीपल्स पार्टी के अंदर जब बेनज़ीर साहबा को जो भुट्टो साहबा को मुंतकिल हो रही थी तो पीपल्स पार्टी के अंदर। तो ये एक मेरा ख्याल है पाकिस्तानी तनाजुर में ये एक हमारी एक नफ्सियात है कि इस तरह का जो स्ट्राइप्स है या झगड़े हैं वो एक फितरी हैं। इनके में कितनी एक इंटेंसिटी होगी, कितना संजीदा इनका एक इम्पैक्ट पड़ेगा, इसके ऊपर मेरी एक अपनी ओपिनियन है, लेकिन कभी इसको डिस्कस ज़रूर कभी ना कभी आएगा, क्योंकि आगे हालात रहने हैं तो मैं उसमें राय दे दूंगा। नहीं, मैं अभी तो ये मौजू है नहीं, मगर कोई इतनी ख़ास बात नहीं है। मैं उसमें एक और इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ। एक शहजाद साहब बात कर रहे थे, मैंने जब कहा ना लेगेसी, तो मेरा मतलब ये नहीं को विरासत ये नहीं है, मेरे कोई ताल्लुक नहीं है कि विरासत किसी की मिलती है नहीं मिलती। मुझे एक होता है कि एक लीडर का एक बयानिया है, और वो लीडर का बयानिया जो है वही उसके लिए ज़िंदगी उसकी अजाब में ले आता है। भुट्टो साहब को फांसी की सज़ा उनके बयानिया ने पहुँचाई, नवाज शरीफ साहब को 1999 में का हुआ या 2018 को हुआ, उसकी सख्तियाँ बयानिया ने दी। इमरान खान साहब आज जिस सख्तियाँ पड़े हैं उनका बयानिया है, क्या है, सख्त है, नरम है, नहीं है। अब इस बयानिया को लेके कौन चलेगा? मैंने ये कहा था कि भुट्टो साहब का तो बयानिया बेनज़ीर ने चूम के उठा लिया था, चाहे गर्म था चाहे उसको खुद बेचारी को वतनी की ज़िंदगी इख्तियार करनी पड़ी, जो अलग से उन्हें डंडे खाने पड़े।
या नवासी का बयानिया कुलसूम नवाज साहब ने मुशर्रफ के वक्त में धक्के का जलील ख्वार हुई, वो लेके चलती रही, या फिर मरीम नवाज साहब से जवाब ले लेते हैं। इमरान खान से मैं बात उसको लवाइंड अप कर लूं। इमरान खान साहब का जो बयानिया है, मुझे डर ये है कि इनमें से कोई भी उठाने वाला नहीं है। और फिर आखिरी इसके अंदर एक और ऐड कर लें कि ये जो आप फरमा रहे हैं ना कि जी गौर जो होता है वो बेनाइन सा प्रेसिडेंट होगा, एक होगा और उसके बाद एक फॉर्मेलिटी है। भाई कोई फॉर्मेलिटी सियासत में नहीं होती। तरीका वारदात जो होता है कि एक एंट्री डालने का तरीका ही यही होना चाहिए था। अगर वो बिनाइन भी है तो एंट्री यही होगी, और अगर वो मैग्नेंट हो जाती है तो भी एंट्री यही तरीकेकार है जो गौर साहब एंट्री साहब तो कह रहे हैं साजिश से गौहर साहब को अंदर इमरान खान साहब है एक कैटलिस्ट के तौर पे डाला गया। शहजाद जी अरीना, सबसे पहले तो ऑडियो के हवाले से मेरे ख्याल से जब भी कोई ऑडियो आती है हमें इसकी एक तो मजम्मत करनी चाहिए कि प्राइवेट कॉल्स लोगों की जो है वो टेप की जाती हैं और फिर लीक की जाती हैं। कहीं तो कुछ तो ऐसी होती हैं जिसमें आपको पता है कि बहुत बड़ी खबर बन जाए कि जजेस से बात हो रही है, जजेस को अहकाम दिए जा रहे हैं, लेकिन कहीं पे अगर कोई पार्टी के इंटरनल मामलात हैं या कोई फैमिली मैटर्स हैं, मेरे ख्याल से उसको डिस्कस करना इतना मुनासिब तो नहीं होता। लेकिन बहरहाल ये सब कुछ हो रहा है। मुनीफ फारूक साहब हमारे कुलीग थे, उन्होंने एक हफ्ते पहले बताया था कि शायद बुशरा बीबी के फ़ोन और जो भी वो डिवाइसेस यूज़ करती हैं वो हैक हो गई हैं और उनका डेटा जो है किसी के पास है और वो आहिस्ता आहिस्ता आएगा। तो 7 दिन बाद हम देख रहे हैं कि उसका एक जो है क्लिप वो सामने आ चुका है। लेकिन क्लिप भी अगर आप देखें, ऊपर लिखा हुआ है इमरान खान की बीवी और बहनों में इक़्तिदार की जंग। और आपने भी ये सवाल किया कि सियासी इक़्तिदार की जंग। मुझे तो इस पूरी ऑडियो टेप में ऐसी कोई बात सुनने में नहीं आई है। मसला क्या डिस्कस हो रहा है? बुशरा बीबी चाहती हैं कि लतीफ़ खोसा मेरे वकील रहे, उनकी बहनें चाहती हैं कि कोई और हो। तो इसमें इक़्तिदार की जंग कहाँ से आ गई? इसमें सियासत कहाँ से आ गई? तो केसेस के बारे में मामला है। तो एटलीस्ट इस क्लिप में तो ऐसा कुछ नहीं है जिससे ये आप साबित करें या इस पर हम बहस करें कि यहाँ तो इक़्तिदार की जंग शुरू हो गई है। मुनीफ फारूक साहब ने जैसे कहा था कि बहुत सारी क्लिप्स, अगर कोई और क्लिप आती है तो शायद उसकी बुनियाद पर तो हम ये बात कर सकते हैं। माजरत के साथ हमें सिर्फ कैप्शन पढ़ के इस नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए कि अगर कैप्शन में ये हुआ है कि इक़्तिदार की जंग, शहजाद सिर्फ कैप्शन नहीं, बड़ी कयास आराइयां भी हो रही है ना इसके पीछे। बहुत जो बाखबर हल्के उनमें सहाफती हल्कों में बहुत सी बातें हो रही है, इसीलिए हमने आप लोगों को यहाँ पर बिठाया ताकि हम इसका कॉन्टेक्स्ट क्लियर कर सके। जो आप लोगों के आजाद ओपिनियंस है उन लोगों को उनको सुन के। अच्छा, अब अगर पॉइंट नोटेड, लेट मी कंप्लीट एटलीस्ट, लेट मी कंप्लीट। अगर कहीं कोई क्यास हो रही है तो उसकी बुनियाद पे सवाल करना। इस क्लिप की बुनियाद पे ये कैसे कहा जा सकता है कि इक़्तिदार की जंग है? हो सकता है हो, लेकिन एटलीस्ट इस क्लिप की बुनियाद पे तो नहीं कहा जा सकता। हमने इस क्लिप की बुनियाद पे बिल्कुल सवाल नहीं किया, मैंने अपने इंट्रो में वाज़ेह किया। चले, आपने कहा कि क्लिप आई है, उसमें नजर आ रहा है कि पार्टी के बीच में, जो खानदान के बीच में सियासी मामला शुरू हो गए। बहरहाल मेरी अलीमा खान साहिबा से इस पर बात हुई थी 2 हफ्ते पहले, क्योंकि ये खबर जो आप कह रही हैं वो इस्लामाबाद में भी गर्दिश कर रही थी कि अलीमा खान को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है पार्टी मामलात की। उनसे जब मैंने पूछा, उन्होंने कैटेगोरिकली डिनाई किया। उन्होंने कहा ना हमारा इंटरेस्ट है पार्टी मामला देखने में और ना ही हमें इमरान खान ने कोई ऐसी जिम्मेदारी दी है। उन्होंने कहा जो पार्टी के लोग हैं वही ये जिम्मेदारी देखेंगे। अच्छा, 2 चीजें मेरे ख्याल से, एक जो अहम बात है ना वो ये है कि इमरान खान साहब चले, अभी तो कुछ लीडर्स जो है उनके मंजर आम पे आ नहीं सकते, कुछ अरेस्टेड है, कुछ पार्टी छोड़ के चले गए, लेकिन इशू ये है कि उनके पास कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसपे वो ट्रस्ट करके जिम्मेदारी दे सके। मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इस वक्त। वैसे तो ये बात बिल्कुल सही है नियाजी साहब की कि अगर पार्टी को आपने दुरुस्त तरीके से चलाना है तो आप जेल में बैठ के नहीं चला सकते। तो आपको कोई स्ट्रॉन्ग शख्सियत चाहिए थी जो कि पार्टी चलाए। लेकिन फिलहाल ये पीटीआई का प्लान नहीं नजर आता। पीटीआई का प्लान ये नजर आता है कि ऑन पेपर हमें एक शख्स चाहिए जो कि ईसीपी जिस तरह स्क्रूटिनी कर रहा है उसको मुतमईन कर दे, लेकिन फैसले इमरान खान साहब बैठ के करेंगे। मुझे लगता है ये स्ट्रैटेजी दुरुस्त साबित नहीं होगी। और अगर आपने कोई ऐसा शख्स लगाना है तो फिर वो उसके लिए लवाजमात डिफरेंट होते हैं। मेरे ख्याल से कोई सियासी शख्सियत होती। गौहर साहब वैसे बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़े नफीस इंसान है, बड़े अच्छा उनसे इंटरेक्शन रहा है जितना भी हुआ है। लेकिन एक इलेक्शन मेरे ख्याल से उन्होंने 2008 में लड़ा था, पीटीआई में भी अभी शामिल हुए, तो कोई बहुत बड़ा सियासी उनका बैकग्राउंड है नहीं। तो अगर आप ये समझते हैं कि उनको जिम्मेदारी देके आप पार्टी को बासर बना लेंगे और बहुत पार्टी कुछ कारनामा अंजाम दे देगी, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। इवन इलेक्शन लड़ने के लिए भी आपको इलेक्टेबल्स चाहिए होते हैं, ये एक हकीकत है। ये नहीं हो सकता आप वकला को खड़ा कर दें या खवातीन को खड़ा कर दें सिर्फ इस बुनियाद पे कि उनको दबाव में लाना मुश्किल होगा। यकीनन दबाव में लाना शायद उनको इस वक्त मुश्किल हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो एक विनिंग स्ट्रैटेजी हो सकती है। ठीक है, बेनज़ीर, ऑडियो लीक्स के बारे में आप पूछ रही हैं लीना? जी बिल्कुल। ये जो ऑडियो लीक्स, लेट्स नॉट मेक इट स्पेसिफिक, क्योंकि ऑडियो लीक से जो बातें सुनी है वो उससे एडअप करती हैं जो कयास आराइयां हो रही थी। सो हम इसीलिए सवाल कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए अलीना, मुझे तो बड़ी एम्बैरेसमेंट हो रही है ये जो आज ऑडियो आई है इसके बाद।
उनके लिए नहीं जिनकी ऑडियो लीक हुई है, लेकिन उनके लिए जो गैर कानूनी तरीके से ये ऑडियो लीक करते हैं, कि बात अब यहाँ तक पहुँच गई है कि घर के मामलात जो हैं वो अब आप लीक करने लग गए हैं। मैंने भी ऑडियो सुनी है और शहजाद जैसे कह रहे थे, मुझे तो इसमें ना कोई गैर कानूनी बात नजर आई, सुनने को मिली, ना कोई गैर आईनी, ना कोई जुर्म का एतराफ हो रहा था। एक घर की लड़ाई थी, सबके घरों में होती है, हमारे घरों में तो शायद इससे भी ज्यादा होती होगी, और वो उठा के आज लीक कर दी गई। लेकिन मुझे बहुत अच्छा हुआ आपने ये सवाल पूछा, इसलिए क्योंकि मुझे आज मौका मिला कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक प्रोसीडिंग चल रही है ऑडियो लीक्स के हवाले से, वहां पे जो बड़े अहम सवालात पूछे जा रहे हैं और जो जवाब आ रहे हैं हुकूमत की तरफ से, उस पर हम बात कर सकते हैं। एक छोटी सी चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी, क्योंकि जब इस तरह की ऑडियोज आती हैं तो मीडिया पे बहुत तनकीद होती है कि मीडिया जो है वो क्यों ये ऑडियोज चलाती है, मीडिया को तहकीकात करनी चाहिए कि ये ऑडियोज कहाँ से आती हैं। देखिए, मैं जस्टिफाई नहीं कर रही और ना ही मैं पूरी मीडिया इंडस्ट्री को डिफेंड कर रही हूँ, लेकिन कुछ हकायक हैं मीडिया इंडस्ट्री में। मीडिया जो है हमारी वो हर वक्त प्रेशर में रहती है, चाहे हुकूमत जिसकी भी हो। तो जहां से ये ऑडियो आती हैं उनको शायद कभी कभी मना करना या कहना कि हम ये ऑडियो नहीं चलाएंगे, इतना आसान नहीं होता। ये फिर से मैं कह रही हूँ, मैं जस्टिफाई नहीं कर रही, लेकिन ये भी एक हकीकत है जो अवाम को, क्योंकि कैमरे में नजर नहीं आती, इसका ये मतलब नहीं है कि मीडिया जो है वो बिल्कुल आजाद है। जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट की मैं बात कर रही थी, उसमें जस्टिस बाबर सत्तार जो है वो केस देख रहे हैं। उन्होंने बड़ा एक अहम सवाल पूछा हुकूमत से। उन्होंने कहा कि ये एजेंसी है कौन सी जो ये ऑडियोज रिकॉर्ड करती है, जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है। वजीर आजम के दफ्तर से जवाब आया कि हम इंटेलिजेंस एजेंसीज के मामलात में मुदाखलत नहीं करते, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ होगा। अब आप मुझे बताएं, मुझे तो ये लगा इस जवाब से कि जैसे हुकूमत जो है वो खुद मान रही है कि हाँ, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जो ये रिकॉर्ड करती हैं। दूसरा सवाल जो पूछा गया जस्टिस बाबर सत्तार की तरफ से, वो ये कि कानून कौन सा है जिसके तहत ये ऑडियो रिकॉर्डिंग्स होती हैं। आगे से जवाब आया, फेयर ट्रायल्स एक्ट है, पीका है, ये हमें बिल्कुल इजाजत देता है कि हम किसी की भी सर्वेलेंस कर सके। तो अलीना, इस पे 1000 बार फैक्ट चेक हो चुका है। एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, एक मीडिया राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, बोलो भी, उन्होंने बताया कि कोई कानून नहीं है पाकिस्तान में जो ब्लैंकेट सर्वेलेंस की इजाजत देता है। आपको अदालत से इजाजत लेनी होती है और अदालत भी आपको सिर्फ 60 दिन के लिए सर्वेलेंस करने की इजाजत देती है, वो भी अगर वो शख्स जो है वो आपको लगता है कि जैसे दहशतगर्दी में या किसी चीज में मुलव्वस है। तो मैं सिर्फ आखिरी एक चीज कहूंगी अलीना, मुझे बड़ा अफसोस होता है क्योंकि हमारे जो सारे सियासतदान हैं वो कभी ना कभी इस किस्म के ऑडियो लीक्स का शिकार बने हैं, लेकिन वो फिर भी जब भी ऑडियोज आती हैं इसका फायदा उठाते हैं। ओके, मज़र अब्बास साहब, क्लोजिंग आर्गुमेंट में ये ज़रूर बताइएगा, अभी जो हम लोग बात कर रहे थे कि गौहर खान का इंतखाब, वो कि शहजाद ने पहले एक मुख्तलिफ तनाज़ुर से इसको बयान किया, उसके बाद वो भी कहते हैं सियासी शख्सियत के तौर पर अगर आप समझते हैं तो गौहर खान शायद सही नहीं है। व्हाई डू यू थिंक कि इनके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था? नहीं, ऑप्शन होगा, बहुत सा ऑप्शन होगा, लेकिन एक इंटरम सेटअप के लिए लेकिन न्याजी साहब कहते हैं ना, कब तक इंटरम चला लेंगे आप? ये तो बात है ना, न्याजी साहब को ज़्यादा पता होगा, न्याजी साहब। लेकिन ये कि एक्चुअली तो ये अगर कोई इंटरम सेटअप के लिए आ रहा है, अगर ये इंटरम सेटअप लंबा होता है तो ऐन मुमकिन है कि अब रीथिंकिंग हो, पार्टी दोबारा इलेक्शन भी करा सकती है। अहम बात यह है कि जो बात हो रही है जिस ऑडियो वगैरह के हवाले से, इर्रिस्पेक्टिव के उसका कंटेंट क्या है, जहाँ कोई नॉमिनेशन ही फैमिली की नहीं हो रही, वहाँ हम पावर पॉलिटिक्स में फैमिली को कैसे ला रहे हैं? यानी अगर फ़र्ज़ करें बुशरा बीबी को इमरान खान कायम मुकाम चेयरमैन बना देते या अलीमा खान को बना देते तो हम ये कहते कि पावर पॉलिटिक्स हो रही है, फैमिली के अंदर इख्तलाफात हैं। यहाँ तो कोई नहीं लग रहा, यहाँ तो फैमिली को लाया ही नहीं जा रहा। एज सच कम से कम नॉमिनेशंस की हद तक, पार्टी के ओहदे की हद तक तो नहीं लाया जा रहा। मेरा ख्याल है हमारे यहाँ ये बात, इस चीज़ को हमें बहुत सीरियसली देखना चाहिए, क्योंकि अगर ये जिस तरह अभी शहजाद कह रहे थे कि मुनीब ने ये कहा कि ये चीज़ें रिकॉर्ड हुई हैं और आएंगी, तो मेरा ख्याल है इसको कहीं ना कहीं ब्रेक लगनी चाहिए और जितनी जल्दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऐड कर दूं। अगर आप मुझे 1 मिनट इजाजत दें, मैं सॉरी एक चीज की वजाहत, सिंपल सी एक चीज मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, सिर्फ ये कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें, ये बेनज़ीर ने कहा जो हकायक है कि कभी कभी तो मजबूरी होती है, लेकिन जब मजबूरी नहीं होती है तब भी या कोई इसको ट्वीट करे या इसको इतना फैलाए या करे, तो बेसिकली हम कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे होते हैं। हम एक जगह मजम्मत करते हैं लेकिन फिर हम इसको बार बार इस पे डिस्कशन भी करते हैं जो कि इनकरेज करने के बराबर है। यही नहीं है शहजाद, सिर्फ यही नहीं होता, हम ऑडियो से भी खेलते हैं, हम वीडियो से भी खेलते हैं,
हम इसको अपनी पूरी कैंपेन का हिस्सा भी चीजें होती है ना, जैसे कोई मामला ऐसा है जो कि यकीनन मुल्क पे असरात पड़ सकते हैं। कोई, जैसे मैंने एक मिसाल दी कि कोई जजेस को कॉल करा, अभी परवेज इलाही साहब की कॉल आ गई थी, इससे पहले शहबाज शरीफ साहब की कॉल थी। कुछ ऐसी चीजें होती है जो कि फिर आप यकीनन मीडिया पर डिस्कस करते हैं कि इस मुल्क में क्या हो रहा है, क्या जजेस से बात हो रही है, सही है, रिकॉर्ड करना तो उस वक्त भी गलत है, लेकिन वो चीजें डिस्कशन में आती है। बट यहाँ पे तो मेरे ख्याल से कोई डिस्कशन करने वाली बात नहीं है। ये वो चीजें होती है ना कि मैं एज ए रिपोर्टर मुझे पता ही नहीं है कि किसने मुझे ऑडियो दी, सर वैसे आप दोनों जो बात कर रहे हैं ना, आई थिंक ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली भी हम देख रहे हैं कि द जूरी स्टिल आउट ऑन दिस। हमने देखा जब फुटबॉल स्कैंडल आया उसमें भी इस तरह की लीक्स हुई, तो अभी तक इस चीज़ के ऊपर हतमी राय सामने नहीं आ सकी है कि ये ऑडियो टैपिंग करना यकीनन बिल्कुल गलत नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसका जो मवाद सामने आता है वो उसमें किस किस्म के हक़ाइक़ या उसमें किस किस्म के इंकशाफात आते हैं, उनसे जो चीज़ें या जो मंजरनामा शेप अप होता है उसके ऊपर आई थिंक अभी तक कोई हतमी राय कायम नहीं हो सकी है कि क्या उसके ऊपर रिलाई करना चाहिए, वो फ़ायदेमंद है या नहीं है। एक चीज़ जो मैं दोबारा मौका देना चाहूँगी, क्योंकि हम ये बार बार बात कर रहे हैं कि जो अंदरूनी घरेलू इख्तलाफात हैं क्या वो सियासत के ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं, और वो इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि ये बड़ी कयास आराइयाँ हो रही हैं, ये बातें हो रही हैं कि घरेलू मामलात हैं या इंटरनल खान साहब को दिफा उनका करने की एक नीड है, अर्ज है, और उस सोच में इख्तलाफ राय पाया जाता है जो कहीं ना कहीं सियासी मामलात के ऊपर भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। हमने न्यायिक साहब से, क्योंकि उनके ज़राए बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, कोशिश की कि वो बताएं, लेकिन वो समझते हैं कि अभी उनको इस मामले के ऊपर नहीं बात करनी चाहिए, राय नहीं देनी चाहिए। तो हम उनका एहतराम करते हैं, उनकी राय का भी। बट सवाल उठाने का मकसद ये था कि अगर ऐसी कोई चीज़ है जो घरेलू मामलात से मुतल्लिक सियासी मामलात के ऊपर असरअंदाज होनी है, तो वो भी हमारे सामने आना चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बहरहाल आज के प्रोग्राम से इतना, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।